और जी जी जी। शुभम से जो मेरी बात हुई थी, हम तो 5 लेने वाले थे, शुभम ने कहा और के लिए, तो हमने सोचा ये लेते हैं सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत महत्व। हेलो। जी मैम। हाँ, सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत महत्व इसको लिया है। इसको शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, जो जुड़ते जाएंगे लोग तो ठीक है। और कल करवाएंगे ताल का दर्शन परक अनुशीलन। कल का टॉपिक होगा ताल का दर्शन परक अनुशीलन। ओके आज मैम। लेंगे ओके और काल तत्व को लेकर के आज करते हैं सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत लेके कुछ इसको बोलने की कोशिश करते हैं। सौंदर्य शास्त्र, इस नाम से जो ये शब्द है सौंदर्य शास्त्र, ये सोच तो हमारी थी, हमारी मतलब भारतीय थी, लेकिन इस नाम से ऐसा जिसका कहीं इस्तेमाल, इसका कोई प्रयोग हमारे किसी भी वाङ्मय में, हमारे किसी भी साहित्य में नहीं मिलता। तो मतलब ये हुआ कि ये शब्द हमारे साहित्य का कोश हो, संस्कृत साहित्य का कोश हो, कला का कोश हो, उसके लिए ये एक नया शब्द था शास्त्र के रूप में, सौंदर्य शास्त्र। ये एस्थेटिक्स शब्द के पर्याय के रूप में इसका हमने भी प्रयोग किया, जो कि ये आप लोग अगर कभी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि यूनानी भाषा के एस्थेसिस शब्द से ये व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। जिन बच्चों ने रस पढ़ा था वो बीच कुछ इसको जोड़ते चलेंगे कि हमारे यहाँ की जो भावना थी रस की, उससे ये कहाँ कैसे किस रूप में जुड़ पा रहा है, और जो विचार मन में आए उसका बाद में प्रश्न करेंगे, अपने पास लिखते जाएंगे। ठीक है। तो एक शब्द आया जिसका अर्थ ये था एस्थेसिस का, इंद्रिय संवेदना का शास्त्र। इंद्रिय संवेदना मतलब आपकी ज्ञान इंद्रियों को उनकी उनके इमोशंस का, उनकी सेंसिटिविटी का शास्त्र, ये आ गया, ध्यान रखिए। तो पाश्चात्य वाङ्मय में बाउमगार्टेन ने पहली बार एस्थेटिक शब्द का ये प्रयोग किया, और इस बात पर उन्होंने ये बल दिया कि सौंदर्य मूलतः इंद्रिय संवेदन ही है। ठीक है। परंपरा के अनुसार सौंदर्य शास्त्र दर्शन की ही एक शाखा है, जिसके विवेचन के विषय होते हैं कला और प्रकृति का सौंदर्य। पाश्चात्य सोच में भी आ गया कला और प्रकृति का सौंदर्य, सीधा सीधा। आधुनिक विचारों ने भी इसको दर्शन की जगह विज्ञान कहना उचित समझा, और सौंदर्य शास्त्र को कहा इंद्रिय संवेदना का विज्ञान। इंद्रिय संवेदना का विज्ञान जिसका लक्ष्य है सौंदर्य। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर ले, फिर आगे बढ़े। इंद्रिय संवेदना क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको बताया ही था ना, उनके शब्द रूप रस गंध स्पर्श, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में काफी चर्चा हो गई थी ना रस जी पढ़ाते मैम। समय। जी मैम। तो उनकी जी मैम। उनकी सेंसिटिविटी क्या थी? नासिका से श्रवणेन्द्रिय का संबंध, हमारी नेत्र इंद्रिय का संबंध, हमारी त्वचा का और हमारी रसना का, रस का सीधे संबंध हमने शुरुआत की थी रस से, जिह्वा से, रसना से। तो यहाँ इन्हीं इंद्रिय संवेदना की बात हो रही, इनकी सेंसिटिविटी की बात हो रही। इनके द्वारा जो कुछ भी हमारा लक्ष्य तय होता है वो सौंदर्य का है, सुंदरता का है। उसकी ग्रहीता जो बनता है उसको सौंदर्य कहते हैं। इन इंद्रियों से जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, जिसकी जैसी सेंसिटिविटी वैसा उसको सुंदर का दृश्य, वैसी उसकी सुंदर की अनुभूति। इसको पाश्चात्यों की सोच में भी हम इस तरह से इसको जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या बना, इसको अगर हम बांटे तो क्या बना? हीगल के, ये तो हो गया बाउमगार्टेन का। अब हीगल के अनुसार क्या हुआ?
कला दर्शन अथवा ललित दर्शन। सौंदर्य क्या है? कलाओं का दर्शन या ललित दर्शन, सुंदरता का दर्शन। ललित शब्द हमारे यहाँ जब आप भी पढ़ेंगे, अभी आगे भी देखते हैं, इसमें शब्द आते हैं, तो ललित शब्द हमने पहले भी एक बार बताया था कि लालित्य, लावण्य, ऐसे शब्द हमारे यहाँ रहे हैं। केवल सौंदर्य ही नहीं रहा कि और उसका अलग कोई शास्त्र नहीं बना, नहीं, सुंदरता के लिए हमारे यहाँ ललित शब्द, लावण्य शब्द, रुचिर शब्द, रमणीय शब्द, कमनीय शब्द, ऐसे शब्दों का बहुत प्रयोग होता रहा। तो इन्होंने कहा, हीगल ने, कि कला का दर्शन और ललित का दर्शन यही सौंदर्य है। फिर उन्होंने कहा कैसे? सुंदर पदार्थों की सत्ता, कलात्मक कृतित्व। सुंदर पदार्थों की सत्ता, जो कुछ भी सुंदर हमारी नजरों में है, हमको दिखता है, और जो उनके अनुभूत से अभिव्यक्त होकर के कर्तृत्व उनकी कृति के रूप में हमारे सामने आता है, वो, और उसके प्रति जो हमारे मन की प्रतिक्रिया है, इसमें कहते हैं ना, बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं। तो प्रतिक्रिया जो हमारे मन की जो आती है इन चीजों को देखने के बाद, मानव मन की प्रतिक्रिया, और उससे फिर जुड़ करके चिंतन मनन, इन सब से उत्पन्न इनकी समस्याओं पर, इतनी सारी बातों पर, किस पर? पदार्थों की सत्ता पर, कलात्मक कर्तृत्व पर, मानव मन की प्रतिक्रिया पर, और उससे संबंध चिंतन मनन पर, और जो इन सब की, इन सारी समस्याओं पर जो विचार करता है, वो सौंदर्य शास्त्र। इसको, सौंदर्य शास्त्र को एक भाषा में अगर कहें, इन चीजों को लेकर के, तो इसको आलोचना का शास्त्र भी कह सकते हैं, या तत्वालोचना का शास्त्र भी कह सकते हैं। कैसे? ये तत्व जो ऊपर इन्होंने बता दिए, पदार्थों की सत्ता, कलात्मक कर्तृत्व और मानव मन की प्रतिक्रिया, और फिर इसके बाद का चिंतन मनन, और पुनः इससे उत्पन्न जो होती हैं बातें, उन सब पर आलोचना, तत्वालोचना के द्वारा जो कुछ भी तैयार किया जाता है शास्त्र, वो सौंदर्य शास्त्र। अब सौंदर्य शास्त्र कलाओं और उनसे संबंध, मानव व्यवहार तथा अनुभूतियों का सैद्धांतिक अध्ययन कैसे बनता है? जो शास्त्र तैयार हुए, किस पर? कलाओं पर। उन कलाओं को लेकर के, सुंदरता हो, सुंदर तो होंगी, अच्छा गाना हो, अच्छा बजाना हो, अच्छा नृत्य हो, अच्छा चित्र हो, अच्छी मूर्ति हो, तो उनके साथ मानव का संबद्ध व्यवहार, मन का, बुद्धि का, प्रज्ञा का जैसे जुड़ेगा, उसकी अनुभूति का, तो इनको लेकर के जो अध्ययन किया गया, और उसकी एक कहना चाहिए दर्शन परक जो एक शाखा जो उसकी बनी, उसका प्रयोजन बस केवल इतना ही तय हुआ, सौंदर्य कैसे कला और प्रकृति और अभिव्यक्ति, उनके रूपों का कैसे अध्ययन करता है, उसको समझ के जो लिखा जाएगा, वो सौंदर्य शास्त्र। किसको किसको? कला का, प्रकृति का, इनको समझ के, अनुभूत करके, बहुविध रूपों में इनका अलग अलग ढंग से अध्ययन करके, सौंदर्य की, सुंदरता की दृष्टि से उसको जो देखा, दृष्टियों का विवेचन किया जाएगा, वो सौंदर्य शास्त्र है। इस प्रकार क्या तैयार हुआ, क्या स्पष्ट हुआ? सौंदर्य शास्त्र विवेचना का शास्त्र बना। विवेचना का विषय है सुंदरता। सौंदर्य इंद्रिय संवेदना का विषय के तो बने, और कला, आपको पता ही है कि हमने कलाओं को जोड़ा है। अपनी केवल कला की अगर हम बात करें, आप लोग सब जानते होंगे कि किस प्रकार से स्वरों को, सारेगामा पाधानी स्वरों की उत्पत्ति के लिए बताया गया ना, कि निषाद कैसे हाथी का स्वर है, षड्ज किसका, मोर का, पंचम कोयल का, इनको जोड़ा गया ना, ऐसे जोड़ने का प्रयत्न किया गया है कि कहाँ कहाँ से ये स्वर हमको मिले। जब इनकी विशेषताएं बताई गई, तो उन्होंने बताया ना, ये स्वर किन किन जीवों से इनकी निकटता को जोड़ा गया, प्रकृति में प्राप्त रंगों से, किन किन रंगों से इनको जोड़ा गया, रसों से किस प्रकार इनको जोड़ा गया। तो सौंदर्य के दो आधार बने, प्रकृति और कला। अंत में
हीगल के आधार पर मान करके केवल एक परिभाषा हम करते हैं कि सौंदर्य की परिधि में केवल कला का सौंदर्य ही आता है। उन्होंने कहा प्रकृति का सौंदर्य नहीं आता। ये बात सही है या नहीं? इसको कैसा माना जाना चाहिए हीगल की इस बात को, कि सौंदर्य की परिधि में केवल कला का सौंदर्य आता है, प्रकृति का नहीं? इस बात को कैसा माना जाना चाहिए? सही माना जाना चाहिए या नहीं? नहीं मैम, नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि प्रकृति कला, भी हाँ नो मैम, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम प्रकृति से ही ले रहे हैं। जैसे अब पशु पक्षी तो प्रकृति की ही एक देन है और उनसे हम बिल्कुल अपने 7 स्वरों का आधार मान रहे हैं। मान करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जब हमारी, अब ये हीगल की एक विचारधारा हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा से अगर हम चलते हैं तो हम कहते हैं ना, शून्य भीति पर चित्र रंग बहु, करबिन लिखा चितेरे, है ना ये? कि ये कौन है, ये कौन चित्रकार है? एक कोई गाना है ना कि किसने ये सृष्टि बनाई, कितनी सुंदर रचना। तो ये प्रकृति का, ये तो हमारे लिए उद्दीपन का काम करता है। हमको प्रोत्साहित करने के लिए, हमको क्या करने, एक प्रोत्साहन देने का काम करती है प्रकृति। तो अपने सुंदरता से, अपने सौंदर्य से, अपने दिन रात के चक्र से, अपनी 6 ऋतुओं से, अपने पशु पक्षियों की चहकन से, तो प्रकृति में चारों ओर, हम अपनी जो भारतीय दृष्टि से देखते हैं तो हमें तो इसमें चारों तरफ सुंदरता ही दिखती है। और बहुत जगह तो हम इसको लेके चलते हैं कि ये ही है जिससे हम उत्साहित होते हैं। और इनके सौंदर्य को हमारी इंद्रियां जो है, पहले तो इन्हीं के से सौंदर्य को ग्रहण करती हैं, सुंदरता को इन्हीं से लेती हैं, इन्हीं से प्राप्त करती हैं। अच्छी सूंघ जब हमारी नाक में आती है, घ्राण शक्ति हमारी कितनी बढ़िया हो जाती है। ये तो बेला की खुशबू है। तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, कितना सुंदर पुष्प है, आंख हमारे देख लेते हैं उसको, जब हम छूते हैं गुलाब की पंखुड़ियों को तो स्पर्श कर लेते हैं। तो प्रकृति के एक एक चीजों में हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों का बड़ा जुड़ाव है। हम उनमें से ही सुंदरता को ढूंढते हैं, हम उनमें ही सुंदरता को पाते हैं। हाँ, 1 सेकंड रुको, 1 मिनट बच्चों। हाँ, हेलो, आ गए हम? सुनाई पड़ रहा है? जी मैम। जी अरे, मैम। ये मेरे मोबाइल में बेटे का कुछ आ गई थी आईडी। क्या बोल रहे थे, दिमाग से हट जाती बात। चलिए, तो अब सौंदर्य की परिभाषा और उसके स्वरूप की बात करते हैं। सौंदर्य शब्द पारिभाषिक अर्थ में हमारे यहाँ ब्यूटी का पर्याय है। अंग्रेजी भाषा में जो ब्यूटी है उसको हम सौंदर्य कहते हैं। और ब्यूटी क्या, व्युत्पत्ति मूलक अर्थ, हम बार बार व्युत्पत्ति जरूर बताने की कोशिश करते रहते हैं। व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है? बो, यानी BEAU, बो धन टी। तो बो का अर्थ हुआ प्रिय, रसिक, श्रृंगारी पुरुष, और इसका ही भाववाचक है टी। समझ में आया? जैसे गरीब का गरीबी, गरीब का भाववाचक बनता है क्या? गरीबी। उसी प्रकार प्रिय, रसिक और श्रृंगारी पुरुष के लिए भाववाचक बनाने के लिए टी, उन्होंने अर्थ में टी को जोड़ा, बो टी, और उसी से बाद में शब्द बन गया ब्यूटी, यानी प्रिय से प्रियता। सौंदर्य की परिभाषा समझ रहे हैं? प्रिय से प्रियता बनेगी, और रसिक से रसिकता, और श्रृंगारी पुरुष के लिए उसका श्रृंगारिकता। तो ये रसिक का भाव, ये रसिकता, और श्रृंगारी पुरुष के गुणों को। तो इसकी परिभाषा क्या बनी
हम कैसे बता पाएंगे, ब्यूटी से कैसे जोड़ पाएंगे? किसी प्रियता में, रसिकता में, श्रृंगारिकता में हमें जो अच्छे लगने का अनुभव आता है, सुंदर दिखने का, हमारे मन को खुश करने, प्रसन्न होने का जब भाव उठता है, वो सौंदर्य है। जब रसिकता का भाव, कोई राग हमको अच्छा लगता है, किसी का नृत्य हमको बहुत अच्छा लगता है, हम प्रसन्न होते हैं, तो वो जो रसिकता का भाव आता है वो है सौंदर्य। इस शब्द के लिए हमने 2-3 नाम ये देखे हैं। लैटिन भाषा में पुलक्रुम, फ्रांसीसी में बेल, यूनानी में क्लोस और रूसी में इसको क्रिसोता। और इन सभी भाषाओं में ये जो शब्द हैं उनका अर्थ जो है, वो सारे शब्द कभी पढ़ोगे आप लोग। और अच्छा, आज एक बार जरा विषयांतर करके हम और कहना चाहते हैं, आप लोग हिंदी के लिए, हिंदी नहीं, अच्छे लेखन के लिए अच्छे साहित्य को भी जरूर पढ़िए। सब्जेक्ट से इतर साहित्य माने हिंदी साहित्य को भी बड़े प्रेम से पढ़िए। जिसका अंग्रेजी में रुझान हो वो अंग्रेजी को पढ़े, और नहीं तो अपने शब्द सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, शब्द संग्रह को बढ़ाने के लिए अच्छा हिंदी साहित्य जरूर पढ़िएगा, ठीक है? नहीं, जब आगे लिखो पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी शब्दों को पकड़ने में। तो बेल का अर्थ सुंदरी, पुलक्रुम प्रीतिकर, क्लोस उसका अर्थ भी सुंदर, और रूसी शब्द क्रिसोता उसका अर्थ सुदर्शन। इन सारे शब्दों में क्या चीज प्राधान्य है? हमारे हिंदी के शब्द का लालित्य तत्व आपको दिखाई दे रहा है। सुंदर, अच्छा, प्रीतिकर मतलब प्यारा लगने वाला, सुदर्शन जिसके दर्शन में, वहां जो ऊपर श्रृंगारी पुरुष की बात ब्यूटी में आती है, सुदर्शन, वही रशियन उसमें आ रहा शब्द सुदर्शन। तो इन शब्दों में लालित्य तत्व तो आप देख रहे हैं प्रधान है, और कुछ में तो रूप का, और या तो चाक्षुष सौंदर्य। चाक्षुष सौंदर्य किसे कहते हैं? नेत्रों का। आपके नेत्रों का, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं। जैसा मन का भाव होगा, कभी किसी को आलोक या श्रुति, कभी किसी को एक ही पुष्प बहुत प्यारा लगता, मन में वो कितना सुंदर गुलाब, लेकिन अगर आपकी मन स्थिति अच्छी ना हो तो आप उस समय परेशान हो, या आपको तकलीफ हो, आपके हाथ पैर सिर में दर्द हो, या मन स्थिति बड़ी खराब हो, तो उस समय वह पुष्प जो है वो भी उतना उतना सुंदर खूबसूरत आपको नहीं लगेगा। ऐसा होता है ना? उस जी समय मैम। आपको इतना सुंदर नहीं लगेगा। लगता है अंदर का कोई वो प्रज्ञा, जो हमारी स्मृति बताया था ना, धृति, तो धृति तो रख लेती है, स्मृति अपने बॉक्स में बंद कर लेती, तो वो याद करके बताएगी ये गुलाब है बेटा, श्रुति ये तो गुलाब है, बहुत सुंदर है, जाने दो यार, हमें गुलाब नहीं दे, बहुत मन अभी मेरा खराब है, हमें गुलाब गुलाब से कोई मतलब नहीं। तो वो मानसिक स्थिति का भी है। तो कभी कभी हमारे रूप की कोई चीज, ऐसी सुंदर चीज भी हमें हमारी मानसिक अवस्था के कारण अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते क्लोज की परिधि, जो सुंदर की परिधि है, ये थोड़ा सा व्यापक है। क्लोज कहाँ का शब्द है? यूनानी भाषा का। तो इस प्रकार सौंदर्य में रूपाकर्षण, उसके रूप से आकृष्ट होने का भाव, लालित्य का भाव, ललना जो है, ये ललना शब्द से लालित बना, देखो अभी आएगा दिमाग में तो बोल का भाव। और व्यापक अर्थ में अगर कहें तो प्रेयस तत्व का अंतर्भाव निहित होता है। यहाँ प्रेयस तत्व से प्रेयस और प्रेयसी वाला वो नहीं है, यहाँ प्रेयस तत्व प्रिय तत्व की बात है। केवल वो जो पुलक्रुम शब्द आया था लैटिन भाषा वाला, वो प्रीतिकर से यहाँ मतलब है। प्रेयस तत्व का मतलब प्रीतिकर। हमें हमें ये पसंद है, कुछ लोग कहते हैं हमें ये पसंद है, तो वहां हमें प्रीतिकर, हमें क्या प्रीतिकर है, हमारी लाइक किसमें है, उसको कहते हैं प्रेयस तत्व। वो हमारी पसंदगी से है कि हमें बहुत सुंदर है गुलाब, लेकिन हमें सफेद गुलाब पसंद है, हमें वो गुलाब वाला गुलाब नहीं, सफेद वाला गुलाब पसंद है। तो वहां पे सुंदरता क्या हो गई? हमारी प्रीतिकर से,
हमारे प्रेयस तत्व हमारा किस में ज्यादा जुड़ाव है, हमें उसमें ज्यादा अच्छाई, हमें ज्यादा उसमें सुंदरता दिखाई पड़ती है। तो सौंदर्य का अर्थ हुआ कृतित्व की सफलता, वो प्रभु की कृतित्व ये प्रकृति हो या कलाकार की कृतित्व कोई रचना हो, गीत संगीत नृत्य वाद्य चित्रकार कुछ भी। और सौंदर्य श्रेयस का एक पर्याय भी बन गया, और सौंदर्य का लक्षण प्रीति भी हो गया। जो श्रवण और नेत्र के माध्यम से प्रीतिकर हो, उसे लैटिन भाषा में उसको ही पुलक्रुम कहते हैं, उसको ही सुंदर कहते हैं। इनमें प्लेटो ने सौंदर्य का बहुत ही अच्छा एक मनोयोग के साथ सशक्त शब्दावली में इसका व्याख्यान किया। उनके अनुसार सृष्टि का मूल तत्व जो है वो सौंदर्य है। आप लोगों ने कभी पढ़ा है सुकरात और प्लेटो को? थोड़ा नहीं पढ़ा? मैम कभी सुकरात कभी और प्लेटो शास्त्र में पढ़ा है। पढ़ा है, एजुकेशन में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा सा, हाँ। तो ये जब दर्शन की बात कहीं भी आए या हाँ, दर्शन की बात जब कहीं आती है तो उसमें सुकरात का नाम अंग्रेजी में उसको सोक्रेटिस कहते हैं, उसका नाम, फिर उसके स्टूडेंट प्लेटो का नाम, और इनके एक स्टूडेंट है कौन, एरिस्टोटल, अरस्तु का नाम। इनका नाम आता है, शिक्षा शास्त्र में भी आता है और दर्शन शास्त्र में भी इनका नाम, भारतीय दर्शन शास्त्र में भी जब बताते हैं तो इनके कोट जरूर किए जाते हैं, इनका नाम जरूर लिया जाता है। तो प्लेटो के अनुसार सौंदर्य सृष्टि का मूल तत्व है और इसका संधान करना ही तत्व दृष्टा का चरम लक्ष्य है। ये वही बात हो गई कि गीत संगीत वादन हो या गायन हो, जो कुछ भी हम संधान करना मतलब खोजना, खोजना मतलब अपनी कल्पना से उसको रूप देना, जो उसको बनाते हैं, उसको ढांचा देते हैं, उसका सुंदर होना ही चरम लक्ष्य होता है। तत्वदृष्टा, उसमें वो प्रमाता हो या ग्रहीता हो। प्रमाता कौन? प्रमाता का मतलब कौन? देने वाला, प्रकर्षण अर्थ में संपादित कर देने वाला, बनाने वाला। और गृहीता मतलब जो सुनने वाला है, एक संगीत जो कर रहा है और जो सुन रहा है, आनंद ले रहा है, इन दोनों। तो तत्व दृष्टा का चरम लक्ष्य, जो देख रहा है, जो उसको पाना चाह रहा है, उसका भी लक्ष्य है कि इसमें हम सौंदर्य, इसमें सुंदरता कैसे देखें। और जो इसका संधान कर रहा है, जिसको चित्र को खड़ा कर रहा है, जो मूर्ति को खड़ा कर रहा है, जो गीत को प्रस्तुत कर रहा है, अपनी कल्पना से बिंब बना करके, अपनी कल्पना से एक प्रतीक खड़ा करके जो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है, उन सब का अंतिम चरम लक्ष्य सुंदरता ही है कि कैसे हम इसको पहुंचा सके। तो एक तरह से क्या हो गया, सत का पर्याय है। देखो प्लेटो की सोच कितनी हमारे यहाँ की सोच से मिलती है। उसने कहा यह सत का पर्याय है। सत मतलब सत्य, और श्रेयस से अभिन्न है। जहां सत है वो श्रेयस है। यहाँ पे एक बात बोल दें, एक शब्द आता है सच्चिदानंद, कई बार सुना होगा आपने। तो जी उसमें मैम। जो सत्य है वो परम सत्य की बात है, परम सत्ता की बात। परम सत्ता और परम सत्य यानी पर ब्रह्म, जिसके ऊपर कोई नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम, समझ में आ रहा है? जो ये सूर्य चमक रहा है, इसको जो चमक देता है, इसको जो रोशनी देता है, इस सूर्य को जो प्रकाशित करता है, इस सूर्य को जो प्रकाशित करता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे यहाँ ये गायत्री मंत्र में आता है। तो यहाँ वो उसी तत्व, उसी परम तत्व की बात कह रहा है प्लेटो कि यह सत्य का पर्याय है, यानी जो सत्य है वही सुंदर है। तो हम लोग कहते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा, ये बहुत पुरानी नहीं है। हमारे यहाँ की पुरानी धारणा क्या थी बेटा? हमारे यहाँ की पुरानी धारणा थी सच्चिदानंद, जिसको रस के समय में हमने बताया था ना, सच्चिदानंद। जो सत्य है वही चित है, बुद्धिपूर्ण है, बुद्धि से ग्राही है, जो सही है, और जो सही है, जो हितकर है, जो श्रेयस है, वही सुंदर है। तो इन्होंने देखो दो बातें तो इनकी पकड़ ली हमने कि यह सत्य का पर्याय है और श्रेयस से अभिन्न है। जो सत्य है वही शिव है, शिव मतलब कल्याणकारी है,
और जो कल्याणकारी है, सत्य है, वही सुंदर है। तो इन्होंने भी कह दिया सत का पर्याय है और श्रेयस कल्याण से अभिन्न है। तो सौंदर्य और प्रेम एक ही तत्व के वास्तविक दो पक्ष हो गए। एक सिक्का है एक का दो का, उसका एक तरफ का व्यू सौंदर्य है और उसके पीछे पीठ की तरफ से जो लगा सिक्के को ऐसे सीधा सीधा खड़ा कर दो तो वो प्रेम है। एक ही तत्व के वास्तविक दो पक्ष हो गए, आगे और पीछे के। और जब इनकी किसी भी चीज की परिणति, इधर सिक्के को ऐसे खड़ा करो, बाएं हाथ से छूते हुए ऊपर आओ, दाएं हाथ से छूते हुए ऊपर आओ, जब वो ऊपर वाले बिंदु में आप पहुंचेंगे तो चाहे प्रेम के रास्ते से पहुंचे या सुंदरता की सौंदर्य के संधान करके या सौंदर्य के दृष्टा तत्व दृष्टा बनकर जब पहुंचेंगे तो वो प्रेम में परिणत हो जाएगा और प्रेम जो है वो सौंदर्य में परिणत हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना प्रेम हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम का भी पार हो जाना भी वो सुंदरता है, सौंदर्य है। वो जिसको हम रस कहते हैं, रस है, वो आनंद है, वही वो सौंदर्य है। तो इसको उन्होंने कहा एक तत्व के ये वास्तविक दो पक्ष हैं। इस प्रकार प्लेटो की दृष्टि में सौंदर्य क्या बना? सौंदर्य के चार स्तर बना दिए उन्होंने। प्लेटो ने क्या किया? सौंदर्य के चार स्तर, शारीरिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य, नैतिक सौंदर्य और शुद्ध रूप से कहें तो बुद्धि का सौंदर्य या प्रज्ञात्मक सौंदर्य। बाकी तो आपको समझ में आ रहा होगा, शायद प्रज्ञात्मक को पहले कर ले। चलिए शुरू से करते हैं। तो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और बुद्धि का सौंदर्य। शारीरिक सौंदर्य बाहरी हमारे नेत्र से दिखने वाली देह सौष्ठव जो है, देह की काया का सौष्ठव, ये शारीरिक है। हमारी कोई चित्र बन करके खड़ा हो जाता है, वो शारीरिक है। मूर्ति गढ़ के खड़ी हो जाती है तो वो शारीरिक है। प्रथम दृष्टया सौंदर्य का समझ में आ रहा है बेटा? जी मैम। हाँ, तो वो हो गया शारीरिक सौंदर्य। चित्र में, मूर्ति में, भवन में, गीत में, स्वर व्यंजना के रूप में जो स्वर उठ रहे हैं वो नहीं सुंदर है, उनके निमित्त जो ध्वनियां पड़ रही हैं रंजक हमारी कानों में, उनका सौंदर्य। अब आती है दूसरी बात, मानसिक सौंदर्य। अब ये मानसिक सौंदर्य की क्या बात है? तो ये भी दो ढंग से मानसिक सौंदर्य, लोग कहते हैं ना कि अरे तन की क्या सुंदरता मन की अच्छी होती है। तो मन क्या कोई देखता तो है नहीं, मन की कोई चीज दिखाई तो पड़ती नहीं, वो क्रिया मात्र है। वो कैसी मानसिक सौंदर्य क्या है? तो मानसिक सौंदर्य हमारी भावनाएं जो है वो किस माध्यम से व्यक्त हो रही हैं, उसकी सुंदरता की बात। जैसे एक उदाहरण दें कि एक मॉडर्न आर्ट के नाम पर हमारा अक्सर वो ध्यान जाता है, नहीं मालूम कि ये कला वाले भी इसको बताते होंगे, या मॉडर्न संगीत के नाम पर। मॉडर्न आर्ट में भी देखा होगा कि कोई चित्र बना है तो आप देख रहे हो तो उसमें आपको रंग तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ये बना, ये बना, लेकिन जिसने बनाया है उसने अपने मन की किस स्थिति से जो कहना चाह रहा था, जो कहना चाह रहा था शब्दों में जिसको नहीं कह पा रहा था, ऐसी किसी बात को उसने उसमें भेज दिया है। जो उसने चित्र रच दिया है, बना दिया है, वो उसमें उसने भेज दिया है। अब वो हमें समझना पड़ता है ये यहाँ से हाथ कहाँ निकल रहा है, ये क्या जा रहा है, क्यों हम उस स्थिति में नहीं है, हम उसको वैसा ग्रहण नहीं कर पा रहे, या हमने अपनी प्रज्ञा को उस ढंग से अभ्यास हमारी प्रज्ञा ने नहीं किया है कि हम उस चित्र का वैसा आनंद हम ले पाए, उस चित्र को ठीक वैसा हम समझ पाए। इसी तरह गीत संगीत की बात है, पाश्चात्य संगीत भी अच्छे ही होता है, सब संगीत अच्छे हैं, गीत संगीत तो कोई भी अच्छे होते हैं, लेकिन जब वहां के कोई गाने चल रहे होते हैं तो हम उसका वैसा आनंद, ठीक उस गाने के चलते चलते हम उस गाने को वैसा ही आनंद लेते रहे, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे अभ्यास में नहीं है। वो उनके मन के भावों के अनुरूप उसमें उनको सौंदर्य दिखता है, हमें उसमें नहीं दिखता।
हमें तो अपनी ठुमरी में, अपने भजन में, अपने ख्याल में, अपने तराने में, अपने अपने गीत में, जिससे हमारी पहचान है, जिससे हम जुड़े हुए हैं, हमको उसमें ही सौंदर्य मालूम पड़ता है। तो मानसिक सौंदर्य भेजने वाले की मन की स्थितियों के अनुरूप जो उसने चित्र में गढ़ा है, उसको हम अपनी कैसे उसको ले पा रहे हैं, नहीं हम उसको समझ पा रहे हैं। हम ये हमारा मानसिक सौंदर्य हमारा यहाँ पे कमजोर हो रहा, हमारी प्रज्ञा उसके हिसाब से शिक्षित अभ्यस्त नहीं है। तीसरा सौंदर्य है नैतिक सौंदर्य। अब ये इसी से अगल बगल वाले लगे शब्द हैं। नैतिक सौंदर्य को किस ढंग से इसमें लेंगे कि आचरण से मैम। हाँ, कि आपका हमारा कैसा आचरण है, हनी सिंह का कैसा आचरण है, तो वैसे ही उसके गीत बनेंगे। हमारा कैसा व्यवहार है, वो हमारे चित्र में, हमारे गीत में, हमारे नृत्य में प्रकट होगा और हमारी चॉइस में प्रकट होगा। आप प्रकट करिए, जिसका वैसा ही होगा, जिसको जैसी अच्छी लगनी होगी चीज, मेल खाएगी, तो वो उसको पसंद करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो क्या अपेक्षित है, ये ग्रहीता पर भी बहुत निर्भर करता है। और अंत में शुद्ध रूप से कहते हैं बुद्धि का सौंदर्य। बुद्धि का सौंदर्य यानी प्रज्ञात्मक सौंदर्य। यहाँ प्रज्ञा शब्द इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, ये प्रज्ञा का मतलब वही प्रकर्षण अर्थ में ज्ञान, वो माने विशिष्ट ढंग का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो इससे शिक्षित प्रशिक्षित हो चुका हो। जैसे किसी संगीत को कभी हम सुनते हैं तो कई बार हमको लगता है ये कौन सा राग है, तो हमारी शिक्षा हुई है, लेकिन उसकी हमारी नहीं हुई, तो जरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन हमने कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी महीन चीजों को, बारीक चीजों को, या जो गाने वाला गा रहा है, हम उसको पकड़ लेते हैं। हमने उसके स्थूल को नहीं पकड़ पा रहे कि ये राग कौन, अब लंक दहन सारंग या कोई ऐसा राग ले लिया, नहीं समझ आ रहा। लेकिन हमने उसकी महीन बात को ले लिया कि वो किस भाव को, अपने किस संवेग को, इमोशन को भेजना चाह रहा है, क्या प्रकट करना चाह रहा है, वो मेरी समझ में आ गया। तो मेरी सुनते रहने की जो क्षमता थी, जो हमारी बुद्धि थी, जो विशेष प्रकार का हमारा ज्ञान श्रवण का चल रहा था, उसके तहत हमको उसमें सौंदर्य मिला, उसके तहत हमको उसमें वो सौंदर्य प्राप्त हुआ। तो ये जो अंतिम है प्रज्ञात्मक सौंदर्य, प्लेटो ने इसको ही कहा है प्रकाश रूप, आत्म चैतन्य का प्रतीक है। ये प्रज्ञात्मक सौंदर्य प्रतीक है। अब प्रतीक की क्या बात हो गई? ये प्रतीक एक कभी अगर आपने पढ़ा है कि नहीं हमें नहीं मालूम, अभी बताएंगे कि सौंदर्य के 3 मुख्य तत्व होते हैं, है ना? कल्पना, बिंब और प्रतीक। तो ये प्रकाश रूप जो इन्होंने आत्म चैतन्य की बात कही, तो ये अपने अपनी चेतना के अनुसार प्रतीक तय करते हैं लोग। राम के हो, कृष्ण के हो, शंकर के हो, हम प्रतीक तय कर देते हैं ना। कैसे? कल्पना से हमने चित्र बनाया कि कृष्ण ऐसे होंगे, हमने एक बिंब, एक छाया खड़ी की अपने चित्त में, और एक प्रतीक हमने बनाया कि पढ़ रहे तो अच्छा अच्छा बांसुरी बजाते हैं, तो उनकी त्रिभंगी मूर्ति बना दें। क्योंकि कई जगह हमने पढ़ा, कैसे हूँ अब निकसत नाही, बसे त्रिभंगी लाल। तो अब कैसे ही नहीं निकल रहे, तो त्रिभंगी की मूर्ति हमने बना दी। तो ये आत्म चैतन्य जैसी हमारी आत्मा का प्रकाश है, जैसे उसकी चेतना है, वो किस रूप में किसको कैसे कल्पना में लाती है, उसका बिंब तैयार करती है, और उसको नए दुर्गा का अलग एक रूप बनाते हैं हम प्रकृति में करके। इसी तरह भक्ति भाव के जो कवि हैं, वो कह देते हैं कि हमें नहीं करना है, आत्म चैतन्य के दर्शन की बात हमको करनी ही नहीं है, हमको मुक्त निरादर कर देना है। खुद ही एक छवि बना ली कृष्ण की, खुद ही एक मूर्ति बना ली राम की, और फिर गाने लगे, इन नैनन की छवि पर मैं बारी जाऊं। अरे तुम्ही ने तो बनाया है। तो ये क्या है? ये प्रेम का और आत्म चेतना का, आत्म चैतन्य को पाने का वो प्रज्ञात्मक सौंदर्य। बात समझ में आ रही है? जी मैम।
वो प्रज्ञात्मक सौंदर्य है कि जिसको जैसा लगे, निर्गुण धारा के मार्ग के कबीर हैं तो वो अलग ढंग से देखते हैं कि हमें कैसे परमात्मा तक देखना, आत्म चेतना को कैसे देखते हैं। तो कहते पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, वो ये कहने लगते हैं। और सगुण धारा के लोग अलग अलग रूप अपने ही हाथों से मूर्ति, मनुष्य के ही हाथों की बनी मूर्ति को लेते हैं और सामने बिठा करके उसमें भगवान देखने लगते हैं। कुछ लोग उसमें कहते हैं ये तो बुत है, मुस्लिम्स कहते हैं बुत है, बुत परिस्थिति तो गलत है, तो उनको किसी को भगवान में पत्थर दिख रहा है। और हमको हमारी चेतना से हमारा जो प्रज्ञात्मक हो रहा, उससे हमने उसको कैसे पाया, हम उस आत्म चेतना में सौंदर्य कैसे पा रहे हैं, हम खुद ही मूर्ति बना रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि इन नैनन की छवि पे मैं बारी बारी जाऊं। तो ये है आत्म चैतन्य का प्रतीक, प्रकाश रूप सौंदर्य, जो प्लेटो ने अंतिम रूप में सौंदर्य को परिभाषित किया प्रज्ञात्मक सौंदर्य के रूप में, जिसको कि हम अपने यहां से इस प्रकार से जोड़ करके देख सकते हैं कि कैसे अभी जो मैंने बताया। अंत में हम आते हैं साहित्य में, वांग्मय में सौंदर्य को किस किस ढंग से लिया गया, कहां कहां सौंदर्य शब्द का प्रयोग हुआ। भारतीय वांग्मय में सौंदर्य शब्द का प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। वेद में और उपनिषद में ये शब्द नहीं मिलता। रामायण काल से एक सुंदर शब्द मिलता है, सभी को पता है, सुंदरकांड नाम का एक पूरा अध्याय भी है। सुंदरकांड उसका नाम ही है सुंदरकांड। तो सुंदर की अपेक्षा अन्य हमारे यहाँ पारिभाषिक पर्यायवाची शब्द काव्य शास्त्र में मिलते हैं, बहुत अधिक उनका प्रयोग होता है, लेकिन एज सच सौंदर्य नहीं मिलता। काव्य शास्त्र में, विशेषकर संस्कृत वाङ्मय में, सुंदर निम्नलिखित पर्याय सुंदर के, सौंदर्य के मिलते हैं। रुचिर, चारु, सुषमा, साधु, शोभन, कांत, मनोरम, रुच्यम, मनोज्ञम, मन को जानने वाला मनोज्ञम, मंजु, मंजुलम, हृदय, हृदय मतलब हृदय को छू जाने वाला, एहसास करा देने वाला, सॉरी, बल्लभम, स्नेही, प्रियम, प्रिय। इसके अतिरिक्त हम अभी बार बार हम अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, सुष्ठु, सौष्ठव इस्तेमाल करते हैं ना, तो ललित, सुष्ठु, काम्य, कमनीय, रमणीय, इतने सारे शब्दों का प्रयोग है, लेकिन सौंदर्य के नाम से नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सौंदर्य का बोध था, सौंदर्य के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग था। हमने इस सौंदर्य को हमारे साहित्य में देखो, भरत ने भी रस और भाव के रूप में बड़ी बड़ी अच्छी खासी व्याख्या की। अभिनव भारती की जो टीका है अभिनव गुप्त की, उस पर काफी विचार किया गया, काफी लिखा गया, लेकिन सौंदर्य और सौंदर्य शास्त्र से नहीं था। माने विचार था, भाव था, लेकिन वो जिस शब्द को पढ़ने के एस्थेटिक्स का ट्रांसलेट रूप नहीं था हमारे पास। तो इसकी व्युत्पत्ति मूलक एक अर्थ है सुंदर शब्द जो है, इसकी हम लेते हैं क्योंकि ये बहुत आता है सुंदरम, रुचिरम के रूप में, जिसका अर्थ हम सुंदर ही करते हैं। उसकी व्युत्पत्ति मूलक उसका अर्थ है सुपसर्ग उन्द रूप अरन प्रयोग के साथ इसका अर्थ बनता है नयनों को सिक्त कर देने वाला, यानी गीला कर देने वाला, नयनों को सिक्त कर देने वाला, नयनों को सुख देने वाला, सुंदर। तो तुरंत प्रश्न आ जाना चाहिए कि भैया नैनों को ही सुख देने वाला के बाद क्या कान से जो हम सुन रहे हैं वो सुंदर नहीं है? आता है ना मन में प्रश्न कि नैनों से जो हम सिक्त कर देने वाला ही अगर सुंदर है, तो जो हम कान से सुन रहे हैं क्या वो सुंदर नहीं है? क्या नाक से जो हमारी घ्राण शक्ति जो हमें एहसास दे रही है वो सुंदर नहीं? वो भी सुंदर है, लेकिन सुंदर शब्द की व्याख्या को जब किया गया तो नैनों से सिक्त कर देने की बात है। इसीलिए जब अच्छे संगीत को, मन को छू लेने वाले संगीत की जब बात करते हैं, या ऐसा हम कोई नाटक देख रहे होते हैं
जिसका कि मंचन हो रहा है और कहीं हम अपने किसी भाव से एकीकार कर जाते हैं उसके साथ हम मिल जाते हैं, ऐसी जगहों पर हमारे आंखों से आंसू बह निकलते हैं। हमारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, तो कहते हैं, "ये क्यों आंसू क्यों निकल रहे हैं? अभी तो आप दर्द में नहीं है, पीड़ा में नहीं है, विरह नहीं हुआ है कि जैसा विरह आप देख रहे हैं आपको हो रहा है।" तो उन्होंने कहा, नहीं, खुशी के आंसू हैं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, ये आनंद के आंसू हैं। तो ये सिक्त कर देने का भाव संभवतः इस अर्थ में ये शब्द बना होगा कि नैनों को सिक्त कर देना मतलब आंख का पानी। अदरवाइज तो एक शब्द और भी इस्तेमाल कर देते ना, कहीं करते होंगे घरों में, आंख का पानी मर गया है क्या, ऐसा शब्द बोल देते हैं ना, आंख का जी पानी मैम। मर गया है क्या। आंख का पानी मर गया मतलब लज्जा। निर्दयी हो जाना। हाँ, निर्दयी हो जाना मतलब दया न आना किसी से हाँ, लेकर। दया भी नहीं होना और कहीं संवेदना नहीं होना बेटा, जी है मैम। ना। कहीं आंख का लाज नहीं है क्या, शायद आंख का पानी बिल्कुल मर गया, ऐसे बोलते जी हैं ना। जी हाँ, माने आंख का पानी रहना, आपकी हृदय की तरलता, आपके मन की सुगमता, आपके अंदर की संवेदनशीलता को शायद दर्शाने वाला हिस्सा है वो आपकी आंखें। इसीलिए वो एक ये वाली बात आती है कि आंखों से बहुत कुछ प्रकट हो जाता है, ना कुछ भी कहा जाए। नृत्य में आपने भाव भंगिमाओं में देखा होगा ना कि आंखों की भाव भंगिमाओं से ही खड़े खड़े कुछ ना किया जाए, केवल आंखों के भ्रू चालन और नेत्रों की पुतलियों के चालन भर से कई कई क्रोध, ममता, प्रेम, झिड़की, वो बताया था ना, कहत नटत रीझत खिजत वाला, तो बहुत सारे वो प्रकट हो जाते हैं। तो नैनों को सिक्त कर देने वाला, सुख देने वाला जो है वो है सुंदर। ये इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ हुआ। एक शब्द है इसी तरह ललित, जो हम बार बार बोला करते हैं, ये लल धातु से बनता है जिसका केवल अर्थ है क्रीड़ा करना, इसीलिए ललना शब्द इसी से बना है। ललना मतलब जो अनायास ही क्रीड़ा कर रहा है, अनायास ही हाथ पैर हिला रहा है, मजे में है, आनंद में है, वो ललना। तो लालित शब्द उसी से बना हुआ है, जो मन की क्रीड़ाओं, मन के आनंद को नहीं, मन के वेग को चलायमान सुंदरता की ओर लेके आकृष्ट करने का जो काम करती है, खींच के ले जाए अपनी ओर, वो है लालित्य। क्रीड़ा करना और लक्षणा से देखा जाए तो श्रृंगार की क्रीड़ा करना भी है। हम लोग लक्षणा की बात करते हैं ना, अभिधा लक्षणा व्यंजना वाली, तो लक्षणा से अगर देखा जाए तो श्रृंगार की क्रीड़ा करना भी है। लालित्य शब्द को बताने के लिए कह रहे हैं केवल। तो क्या अर्थ हुआ, श्रृंगारिक हाव भाव से युक्त, कहां पर, ललित में। ललित शब्द के प्रयोग कहाँ होते हैं, श्रृंगारिक हाव भाव से युक्त जिन स्तुतियों को बताने की जब बात आती है तो वहां पर ललित शब्द आता है। एक और शब्द है रमणीय। रमणीय सौंदर्य के लिए एक शब्द आता है रमणीय। क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में जो नवता को, नवताम माने नवता को, उपैति मतलब प्राप्त होता है, तदैव मतलब वही, रूपम मतलब रूप को, वही रूप, रमणीयताया माने रमणीय होता है, सुंदर होता है, सौंदर्य युक्त होता है, आकर्षक होता है। तो क्षणे क्षणे, तो रूप मतलब कोई ऐसा स्थूल रूप, सामने वाले रूप की बात नहीं, वो गाने बजाने में भी है। एक ही चीज का बार बार अगर गाया जाए, राग तो मल्हार वही है, लेकिन मल्हार को हर बार हर ढंग से उसमें आने और जाने की क्रिया का अगर देखें वर्ण के हिसाब से, तो एक ही ढंग से तो वर्जन होगा, जो स्वर वर्ज है वर्ज होंगे, जिनका अधिक प्रयोग होगा अधिक होगा, लेकिन उसमें बार बार कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है, तान लेते हैं, हर बार कुछ नए ढंग से लेने का प्रयास होता है, तो उसमें सौंदर्य बना रहता है, वो सुंदर है। उससे हम कहते हैं हमको रस प्राप्त हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, वो भी एक सुंदरता है, एक रमणीयता है। बिहारी कहते हैं समय सबय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोय। बिहारी क्या कहते हैं, कोई रूप कुरूप नहीं होता है, सब सुंदर है। कैसे, जाकी रुचि जेती जिते तित ते तो सुंदर होए। जिसकी रुचि जहां जिसमें होती है उसको वहां सौंदर्य दिखाई पड़ता है।
ठीक है, क्लियर है? बात नजरों की है, बात कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? यही ये कह रहे हैं, जाकी रुचि जेती जिते तित ते तो सुंदर हो। जी मैम। तो ये तो हो गई सौंदर्य की बात। अब शैवागम में एक बार और हम समझ लें कि कला किसे कहते हैं और कला के सौंदर्य को कैसे नापा जा सकता है। तो कहते हैं आत्मा का कर्तृत्व शक्ति को, आत्मा के कर्तृत्व शक्ति को जो परिमित रूप में प्रकट करती है उसका नाम कला है। आया? आत्मा का कर्तृत्व, आत्मा के द्वारा किए जाने की जो शक्ति है उसको परिमित माने समेट के एक नया रूप दे करके जो प्रकट किया जाता है वो कला है। और इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए क्षेमराज ने लिखा है। क्षेमराज कौन थे? क्षेमराज कौन थे? नहीं पता अभिनव मैम। गुप्त पादाचार्य। हाँ, मैम मुझे नहीं मालूम। अच्छा। अभिनव गुप्त पादाचार्य, अभिनव भारती की जो टीका लिखी, अभिनव भारती टीका जिन्होंने लिखी है नाट्य शास्त्र पर, अभिनव गुप्त पादाचार्य उनके शिष्य थे। ये शैव दर्शन के वो थे क्षेमराज। इन्होंने लिखा है वस्तुओं या प्रमाता के स्व को परिमित रूप में प्रकट करती है, इसलिए इसका नाम कला है। वस्तुओं को या प्रमाता के, वस्तु मतलब द्रव्य रूप में, स्थूल रूप में, और या करने वाला जो बनाने वाला है उसके स्व को परिमित माने अपनी अलग एक रूप में खड़ा करके, एक अलग रूप खड़ा करके, जैसे स्थूल वाले में तो चित्र मूर्ति को इनको समझ लो। और जो अपने रूप को, जो स्व को कैसे समेटते हैं, एक ही राग को अलग अलग लोग जब गाते हैं, एक ही ढंग के कवित्वपरन को जब लोग अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो उनके अपना जो स्व होता है उसमें जुड़ जाता है। तो जो वो स्व को जोड़ करके जब प्रकट होती है वो चीज, तो ग्रहीता जब उसको प्राप्त करता है तो वो प्रमाता की कला है। देने वाले की वो कला है जो उसने अपनी आत्मा से, अपने स्व से, अपने अनुभवों से, बार बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, अपने अनुभवों से जो उसने अभिव्यक्त किया है, एक नए रूप में जो प्रकट कर देता है अपनी अनुभूतियों को, अपने भावों के अनुसार जो प्रकट कर देता है, वो स्थूल वस्तु से हो या गतिशील जो हमारे नाद और सार्थक शब्द है, इनके माध्यम से जब वो प्रकट कर देता है तो वो कला है। समझ में आया? अब आती है बात संगीत कला की। समझ में आ गया सौंदर्य क्या है? जी मैम। अब बात आती है संगीत कला की। संगीत क्या है? तो बड़े धीरे से बढ़ जाते हैं। आपको पता है वेदों से प्रारंभ होता है, भरत मतंग दत्तिल कोहिल नारद और कोहल, नारद और फिर शारंग देव, इन सबकी रचनाओं में, अब इस पे हम चर्चा इसलिए नहीं करते कि नाद आदि के समय में बहुत बात हो चुकी है इस पर, है ना। इन सबकी रचनाओं में जहां पर भी ये बात होती है कि सौंदर्य क्या है, इसको कैसे समझा जाए, तो वहां कुछ नहीं मिलता। वहां क्या मिलता है? रस की बात मिलती है। रस की अनुभूतियों को ही सौंदर्य जैसा माना जाता रहा है। शब्द नहीं कहे, लेकिन उन अनुभूतियां ही आनंद की बात कर रही, तो वो आनंद ही सौंदर्य है। कैसे कहा सौंदर्य जैसा? क्यों? आनंद को लेकर भी वहां पर प्रसंगों की अलग अलग बात की गई। कैसे? भारतीय वाङ्मय में सौंदर्यानुभूति का प्रामाणिक विवेचन रस प्रसंग के अंतर्गत समय समय पर होता रहा। वो भरत ने भी किया, वो अभिनव गुप्त ने भी किया, और वो बहुत अच्छे से शारंगदेव ने भी किया। क्योंकि सौंदर्य की व्यक्तिनिष्ठ परिकल्पना की परिणति रस ही है। सौंदर्य की व्यक्तिनिष्ठ कल्पना की परिणति। व्यक्तिनिष्ठ कल्पना क्या है? अभी जो बताया, जो वो अनुभव करता है, वो तो व्यक्ति एक ही होता है जो अनुभव कर रहा है। एक ही जैसी चीज सब एक समय में अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो गाने बजाने की बात जब प्रस्तुत करते हैं, जो अनुभव किया हुआ अपना जब वो व्यक्त करता है, तो हम उसका रस लेते हैं। लेकिन जो उसका अपनी जो कल्पना से चित्र बनाता है, बार बार हम बता रहे हैं, अपनी कल्पना से जो चित्र बनाता है, उसको जब एक रूप में प्रकट करता है, तो उससे हमें रस की प्राप्ति होती है। तो सौंदर्य जो देखा
व्यक्ति विशेष की अपनी व्यक्ति विशेष ने उसने अपनी कल्पना से उसका एक रूप दिया, उसको एक रूप में परिणत किया, बदल कर अलग अलग रूपों से अलग अलग ढंग से वो उसके अभिव्यक्ति के साधन क्या हो गए, सब अलग अलग हो गए। किसी ने तूलिका से रंगों के द्वारा, किसी ने मूर्ति में, किसी ने चित्र में, किसी ने गीत में, किसी ने वादन में, सबने अपना अलग अलग ढंग से उसकी प्रस्तुति की। और वो जो परिणति की, वो जो एक नए रूप में क्वचिदन नतोपी के साथ कुछ अन्य मिला करके अपना जो उसमें प्रकट किया, वही रस है। तो ये एक बात तो समझ में आ गई कि सौंदर्य ही माने रस ही सौंदर्य है। इस रूप में ही हमारे यहाँ सुंदरता को मान्य किया गया था। कलाओं के अर्थ में रस और भाव की बात हमारे यहाँ मान्य थी। प्रायोगिक सौंदर्य शास्त्र में विवेचित सौंदर्य के साथ काव्य एवं अन्य ललित कलाओं का सीधा कोई संबंध नहीं है। सौंदर्यानुभूति का आनंद से अनिवार्य संबंध है हमारे यहाँ की भी, उसमें सौंदर्यानुभूति जो है उसका आनंद से अनिवार्य संबंध है। और ये सौंदर्यानुभूति की जो सृजन की प्रक्रिया होती है, ये जो सौंदर्यानुभूति कराने की, इसके सृजन की, कैसे हम सौंदर्य की अनुभूति करा पाए, उसके लिए जो सृजन की प्रक्रिया होती है किसी भी कलाकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में, वो सृजन कैसे सक्रिय होती है, 3 बातों पर निर्भर करके, कल्पना, बिंब और प्रतीक। कल्पना, बिंब और प्रतीक, और इन तीनों को ही सौंदर्य के 3 मुख्य तत्व कहे जाते हैं। सौंदर्य के ये 3 मुख्य तत्व कहे जाते हैं, कल्पना, बिंब और प्रतीक। ललित कला के प्रमुख तत्वों में रचना की दृष्टि से कल्पना का सर्वोपरि स्थान। कल्पना ही वह तत्व है जिससे कलाकार को नया नया कुछ सृजन करने की, कुछ नए अभिनव रूप प्रकट करने की और व्यापार विधान की शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ एक शब्द ये कह रहे हैं, व्यापार विधान। व्यापार का मतलब नॉर्मली क्या होता है, बिजनेस करना, बेचना, व्यापार करना, ये सब होता है ना, जी हाँ। धंधा व्यापार माना जाता है। यहाँ पर व्यापार क्या है, एक शब्द पढ़ा होगा, अपार, असीम जिसको कहते हैं ना, अपार, जी असीम। व्यापार माने उसको असीम कैसे, हम उसको लिमिटलेस कैसे करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि नहीं, आनंद खत्म हो जाना चाहिए, कि भाई इतने सालों से गाया जा रहा है बागेश्वरी, अब तो खत्म हो जाना चाहिए ना। आदान प्रदान भी, सुनना, श्रवण करना, गाना और उसका आनंद लेना अब खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका ये अपार रूप को कैसे रूप दिया जा रहा है, कैसे उसको रचा जा रहा है, बढ़ाना। इसको व्यापार विधान मतलब नए नए रूप में बढ़ाते रहने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये कहा जा सकता है कि कल्पना ही कलाकार की सृजन शक्ति है। कल्पना ही कलाकार की सृजन शक्ति है, कोई भी कला हो। यहाँ पर एक शब्द आपको और जोड़ सकते हो, उत्तर मध्य काल में ख्याल नामक गीत पढ़ा है ना, कहीं कहीं पर इसको बता देते हैं ख्याल नामक गीत को कि ये अमीर खुसरो ने इसकी रचना की है, बताते हैं ना। इसी तरह सितार को भी कह देते हैं अमीर खुसरो ने इसकी सितार की भी आविष्कार किया है, लेकिन ये सही नहीं है। 1740 में ध्रुपद गाने वालों का ही परिवार था, उनका ही वो था, सदारंग अदारंग, आपने नाम सुना होगा। जी सदारंग मैम। अदारंग, बहुत सारी इनकी रचनाएं आप लोग गाते हैं। तो ये बेसिकली ध्रुपद गायक थे, ये लोग बेसिकली ध्रुपद गायक थे, लेकिन वही खासुल खास लोगों को ध्रुपद और खास लोगों को कभी कभी सिखा दिया, कुछ ध्रुपद और कुछ नई रचनाएं ख्याल, और आम लोगों को ख्याल गायन सिखा दिया था। इन्होंने बताया था ना हमने कि चीजें बहुत, अपनी पुरानी चीजें नष्ट नहीं करेंगे, हम खासुल खास को ही शिक्षा देंगे। उसकी उस समय पर ये गीत प्रचार में आया, 1740 के आसपास का, 13वीं शताब्दी का नहीं है। ना ही सितार, इन्हीं में से जो अदारंग थे उनका नाम था खुसरो खां, उनके द्वारा सितार का आविष्कार हुआ था। नेमत खां और खुसरो खां, इन्होंने ही वीणा की जगह, वीणा का वादन अपने परिवार में
और सितार जैसा वाद्य बनाया जिसमें कि सीधे सीधे ध्रुपद का अनुकरण तो संभव था नहीं। क्यों नहीं संभव था? क्योंकि उसमें आंस वाला जो पक्ष है बहुत लंबा नहीं रहता। तो उन्होंने कहा क्या किया जाएगा, जब ध्रुपद जैसा गीत ही नहीं गाएंगे, ख्याल गाएंगे। तो ख्याल तो इतना इसमें लंबी लंबी ताने, लंबा आलाप होता है, इसका अनुकरण तो हो नहीं सकता। तो वीणा जैसे लोगों को, आम लोगों को क्या शिक्षा दी जाएगी? तो वहां पर उन्होंने कहा एक अलग वाद्य ही बना देते हैं, जो छोटे जवा यानी मिजराब से बजाने वाला एक अलग ही वाद्य बना देते हैं। तो उन्होंने वीणा और सप्ततंत्री वीणा के नकल पर उसको आधार बना करके सितार नामक वाद्य बनाया। ऐसा ये आचार्य बृहस्पति जी के समय से ये बात सामने लोगों के शोध के द्वारा आई कि सितार का आविष्कार भी अदारंग सदारंग परिवार से ही हुआ, और मसीद खां भी इन्हीं के परिवार के थे, उनके द्वारा मसीद खाने का, तो ये चीजें आगे बढ़ी। तो खैर, तो कल्पना को लेकर के यहाँ ख्याल की बात हम करना चाह रहे थे कि कल्पना से ही शायद इसी की प्रधानता होने के कारण उन्होंने कहा ये जो नया गीत बना है इसका क्या नाम दिया जाए। उन्होंने कहा ये तो पूरा पूरा कल्पना पर ही आधारित है, इसमें तो 4 खंड भी नहीं मिल रहे हैं हमको, इसमें तो 4 खंड भी हमको नहीं मिल रहे, केवल आलाप का ही पक्ष है लंबा, उसमें भी हमने ध्रुपद की भांति 4 भागों में 4 खंडों में नहीं किया है। तो इसमें तो पूरा इमेजिनेशन पर ही टिका हुआ है, तो उस गीत का नाम ही ख्याल रखा गया। समझ में आई बात कि कल्पना ही कलाकार की सृजन शक्ति है। स्पष्ट हो गया? जी मैम। अच्छा, अब कल्पना का क्या है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ? क्लिप, आधा का, ला में गृह वाली रेफ और पा, क्लिप धन अन और आ उपसर्ग रूप बनता है कल्पना। इस कल्पना, तो इस दृष्टि से इसका अर्थ क्या हुआ? सृष्टि करना, कुछ रच देना, कुछ बनाना, नवीन बनाना। कैसे? इमेज से इमेजिनेशन जो शब्द है अंग्रेजी का, वो भी इसी कल्पना का ही पर्याय है, इसी कल्पना का वो भी पर्याय है। एक दूसरे ढंग से यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है, हाँ, कि जिसके द्वारा हम अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिंबों को भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? जो हमें आंखों से प्रत्यक्ष नहीं हो रही हैं, ऐसी अप्रत्यक्ष वस्तुओं को भी हम, उन वस्तुओं के हम बिंबों को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। हम तुम लोगों से कह रहे थे ना जब श्रुति पढ़ा रहे थे कि अपने बंद करो आंखें और एक ब्लैक बोर्ड तैयार करो, कल्पना से एक ब्लैक बोर्ड बनाओ, बिंब तैयार करो ब्लैक बोर्ड का, और उस पर 22 श्रुतियों के नाम लिखो, और फिर 4 7 9 13 17 20 22 पर स्वरों को बिठाओ, और फिर देखो कैसे साधना की जाती है, इसको सोचो, चित्र बनाओ। तो वो जो बात है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिंबों को प्रत्यक्ष करते हैं कल्पना के द्वारा, और इन बिंबों को ये जो चित्र बना लेते हैं उनको संयोजित करके, उनको परिवर्तित करके, अच्छा नहीं इसको थोड़ा और बदल के, थोड़ा और बदल के, वही क्षणे क्षणे यन्नौतामुपैति, बदल बदल के, परिवर्तित कर करके, और कभी कभी उसको बढ़ा करके, परिवर्धित करके, और बढ़ा के, कभी किसी छोटे परिवर्तन से और कभी परिवर्धन से उसको एक हम कलात्मक रूप प्रदान करते हैं। कौन ये सब कर रहा है? कल्पना। कल्पना हमारी सृष्टि की, हमारी सृजन शक्ति, हमारी सृजन शक्ति। इसको अगर हम ऐसे समझें कि कला के अंतर्गत आलंबन विधान, उद्दीपन योजना और व्यापार विधान में इस कल्पना शक्ति का बहुत महत्व है। आलंबन, उद्दीपन और व्यापार विधान। आलंबन माने जो मुख्य आधार है, जैसे शकुंतला वाले नाटक में शकुंतला और दुष्यंत आलंबन थे। विभाव जो होते हैं उसके 2 भेद बताए थे ना, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और उद्दीपन योजना कैसे? उसको बढ़ा देने वाले कौन से तत्व हैं? मुख्य आधार को, मुख्य भाव को बढ़ा देने वाले कौन से तत्व हैं? और व्यापार विधान माने उसको बड़ा करना,
सीमा में नहीं, बड़ा करना, बड़े उसको फैलाना, विस्तार देना, इस कल्पना शक्ति को का प्रचुर महत्व है। इस विधान में, आलंबन योजना में, उद्दीपन योजना में और व्यापार विधान में कल्पना शक्ति का प्रचुर महत्व है। इसीलिए इसको सौंदर्य के प्रमुख तत्व के रूप में कहा गया। कल्पना प्रमुख तत्व है सौंदर्य का। इस प्रकार कला सृष्टि में कल्पना के 3 विशेष काम हो गए। कल्पना के 3 विशेष काम हो गए। अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिंबों का मानसिक पुनरावाहन, जो कुछ हमने देखा नहीं है और सोच रहे हैं कल्पना में, उसको लाते हैं। हाँ, ये था, इसका बिंब कैसा था, पुनर्आवाहन, उसका बार हम दोबारा उसका आह्वान करते हैं अपने कल्पना में, उस चित्र को दोबारा लाते हैं और इन बिंबों को लाते हैं तो फिर उनको पुनः पुनः उसको प्रत्यक्ष करते हैं, बार बार उनको देखने का प्रयास करते हैं और इन बिंबों के समीकरण से कला सृष्टि में योगदान। और जब ये इस तरह के चित्र हमारे सामने कई, बहुत अपार, बहुत ज्यादा असीमित ऐसे चित्र बनते रहते हैं, फिर जो शुरू में धीमी गति होती है, बाद में इनकी गति बढ़ने लग जाती है। इस कल्पना का, उसके बिंब को बनाने का, मानसिक पुनरावाहन करने का, फिर उनको प्रत्यक्ष करने का और उनसे उसको प्रकट करने का, ये क्रम तेजी से बढ़ने लगता है। तो वहां और अधिक उतनी ही सुंदरता, उतनी ही कला की सृष्टि उतनी ही जल्दी होती है। नई नई चीजों को और तेजी से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हुई कल्पना के 3 विशेष काम। अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बिंबों का मानसिक पुनरावाहन, इन बिंबों का पुनः प्रत्यक्ष करना और इन बिंबों के समीकरण से कला सृष्टि में योगदान देना। ये कल्पना के 3 विशेष काम हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम देखें तो कल्पना स्मृति पर निर्भर रहने के कारण मानव चित्रों की पुनः अनुभूति है। प्रचलित अर्थ के अनुसार किसी दूसरे की मन स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन करना। इस प्रकार की कल्पना भाव संप्रेषण की आवश्यकता से उद्भूत होती है। किसी की मन स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन करना, किसी दूसरे की मन की सहानुभूतिपूर्ण, मन स्थिति का सहानुभूतिपूर्ण कथन करना। अभिनव गुप्त ने इसको प्रतिभा का स्वरूप बतलाया है। उन्होंने कहा प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रज्ञा क्या है? नई नई, उन्मेष मतलब खुलने वाली, नए नए। प्रज्ञा क्या है? नव नवोन्मेष, नई नई खुलने वाली क्षमता से योग्य जो प्रतिभाएं हैं, आपकी जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। नए नए रूपों को खोलने की प्रतिभा प्रज्ञा है और वह स्वरूप ही उन्होंने कहा सुंदरता को प्रकट करने में सक्षम है। ये बुद्धि ही और उसको गृहीता के लिए भी प्रज्ञा उतनी ही अनिवार्य है। हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रस काल में भाव और कल्पना का युगपत अन्योन्याश्रित व्यापार होता है। भाव और कल्पना, रस काल में भाव और कल्पना, हम जिन भावों को सुनते हैं, अच्छी लगने वाली चीजों में जिन भावों को हम देखते हैं, उनके भावन का, और फिर उससे और इमेजिन करके हम उस स्थिति में चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा ये अलग अलग नहीं होता, ये अन्योन्याश्रित व्यापार है, एक से दूसरे में मिले रहने का, ये मिला हुआ है। भाव और कल्पना एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। और 2 मुख्य प्रकारों का उन्होंने निरूपण किया है कल्पना के लिए। एक उन्होंने कहा विधायक कल्पना और दूसरी कहा ग्राहक कल्पना। कलाओं को लेकर के क्या कहा गया? 2 तरह की बात। विधायक कल्पना किसे कहेंगे? विधायक भावनाएं पता है आप लोगों को? विधायक भावनाएं किसे कहते हैं? बताया भी था हमने एक दिन। विधायक भावनाएं क्या है? विधायक भावनाएं किसे कहते हैं? मैम बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, आपने बताया तो था बट बहुत सही से दया, समझ। प्रेम, ममता, करुणा, ये नहीं बताया था?
प्रेम, दया, ममता, करुणा, सहानुभूति, त्याग, ये सब हमारी विधायक भावनाएं, हमको बनाने वाली, हमको बड़ा करने वाली, हमको विस्तार देने वाली, ये सारी अंदर की विधायक भावनाएं हैं। और दूसरी तो इसको कहते हैं विधायक कल्पना, बना देने वाली, हमको बड़ा कर देने वाली कल्पना। कैसी? हम उस कल्पना से कैसे चित्रों को, भी व्यापार शब्द इस्तेमाल किया था ना, बड़े कैसे उनको बढ़ाते हैं, कल्पना का कैसे विस्तार होता है। दूसरी तरफ ग्राहक कल्पना, जो ग्रहण करने वाला है उसकी भी कल्पना का उतना ही महत्व है। जैसे चित्र को लेकर के अभी हमने बताया था, तो दो मुख्य प्रकारों का उन्होंने निरूपण किया शुक्ल जी ने, कि केवल एक से नहीं होता रसानंद, एक के उससे नहीं प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बिल्कुल जिसको कोई ज्ञान ही ना हो हमारे संगीत का, वो उसमें एक, ऐसे तो पशु पक्षियों में भी इसका असर पड़ता है। हम बताते हैं ना कि हिरण का बच्चा किस प्रकार अच्छी ध्वनि से आकर्षित हो गया और वो उसमें शिकारी के जाल में फंस गया। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हम देते हैं। पहले तो भगवानों को भी देते हैं, सरस्वती माँ वीणा के अधीन है, सबका मोह है, संगीत के सुरों में किस प्रकार सबका मोह है। शंकर जी का भी सबका हम बताते हैं कि सब संगीत के किस प्रकार नाद के अधीन है, ध्वनियों के किस प्रकार ये अधीन हो जाते हैं। सांप के लिए कहते हैं कि फन काढ़ा हुआ सांप भी अगर उसको अच्छा संगीत सुनाया जाता है तो वो एक ध्वनि का प्रभाव हुआ, केवल एक ध्वनि का प्रभाव हुआ, वो स्पंदन मात्र प्रभाव हुआ, विशेष स्पंदन मात्र का वो प्रभाव हो रहा है। यहाँ ये कहते हैं कि हर कल्पना केवल, यहाँ जब कला की बात हो रही तो केवल संगीत की तो नहीं है, तो उन्होंने कहा ग्राहक कल्पना जो है उसका भी उतना ही महत्व है कि वो उसमें से कितना सौंदर्य को ले पा रहा है। अंत में ये समझ लेना होगा कि सभी कलाओं में कल्पना के विनियोग का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। जिस कला का मूर्त आधार जितना ही स्थूल होता है, उतना ही उस कला में कल्पना के विनियोग की मात्रा उतनी ही कम होती है। इसका उदाहरण दोगे? समझोगे? अच्छा चलो, कैसा क्या क्या है? जिस कला का मूर्त आधार माने प्रकट हुआ आधार जिसका जितना स्थूल होता है, जैसे मूर्ति। अब मूर्तिकार से अगर हम कहेंगे कि मूर्ति स्थूल है तो वो कहेगा नहीं, लेकिन स्थूल इस अर्थ में है, उस अर्थ में नहीं, स्थूल इस अर्थ में कि वो स्थिर कला है। वो एक क्षण को पकड़ करके, मूर्ति में हमको कैसा भाव दिखता है? कोई चलायमान नहीं, स्थिर हो गया है। किसी एक क्षण को उसने उस भाव का मूर्ति में अंकन किया, क्रोध का, प्रेम का, किसी भी एक भाव का, विस्मय का, इस तरह के किसी एक भाव का अंकन कर दिया मूर्ति में उसने। तो उसका उसने उसमें विनियोग किया, जोड़ा, मूर्ति को लिया, बनाया, किया, तो उसकी कल्पना उसमें क्या लगी? उस एक क्षण के उस दृश्य को लेने में, अपने मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में, प्रज्ञा में ले जाना, पुनः कल्पना से उसका एक बिंब बनाया कि ये ऐसा चित्र, उसके बाद उसको एक प्रतीक रूप में उसने मूर्ति के रूप में किया। वो किसकी पेंटिंग है? वो मोनालिसा, वैन गॉग, ये जानती होंगी, वैन गॉग की है शायद, किसकी, जिसमें वो अभी तक रहस्यमयी मुस्कान के रूप में जो बनी हुई है ना, ये एक फोटो है, चित्र है मोनालिसा का। आप सब लोग गायब हो जाते हो बीच से। नहीं मैम है। अच्छा, तो काहे नहीं बोलते फिर? तो मोनालिसा का एक चित्र है ना, वैन गॉग की है तस्वीर, किसकी है में बहुत नहीं याद आ रहा, कि जिसमें उसकी मुस्कान के लिए कहा जाता है बड़ी रहस्यमय मुस्कान, आज तक कोई बता ही नहीं पाया उस मुस्कान का क्या है, क्या भाव क्या है असली उसका। तो जिसने बनाई उसने उसकी कल्पना तैयार की, उसने अपना एक चित्र तैयार किया, दोबारा उसका आह्वान किया, उसको देखा होगा, उसकी कल्पना करके, उसको लेके, रंग तुलिका लेके उसको रचा। तो वो इस एक क्षण को उसने रचा, तो कल्पना का विनियोग भी, उसकी मात्रा भी कम रही। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्या कि मूर्तिकार और चित्रकार के पास सम्मूर्तन प्रधान कल्पना की अधिकता रहती है। किसी एक क्षण को रच देते हैं ना, मूर्तिकार ने लिया, एक भाव को रचा, चित्रकार ने
थोड़ा सा दृश्य बढ़ा करके कुछ जिसको क्या कहते हैं लैंडस्केप टाइप में पीछे के दृश्य को ज्यादा बढ़ा करके बता देते, उसकी प्रधानता रहती है, तो सम्मूर्तन की प्रधानता रहती है। लेकिन संगीतकार के इससे भिन्न है ना, संगीतकार का इससे भिन्न है। क्यों? क्योंकि संगीतकार और कवि दोनों का भिन्न है भाई, क्योंकि दोनों के ही पास संवेग संचार कल्पना की प्रधानता रहती है। बच्चों समझ गए? बात समझी? जी सम्मूर्तन प्रधान कल्पना है मूर्तिकार और चित्रकार के पास, लेकिन कवि के पास और संगीतकार के पास संवेग संचार की कल्पना है। ध्यान दीजिएगा। अब ये संवेग संचार की कल्पना कैसे? संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसको कहते हैं? अरे बदमाश। मैम मनोविज्ञान में तो इमोशंस को कहते हैं। मनोविज्ञान में संवेग शब्द इमोशन के लिए इस्तेमाल होता है, और तो फिर भावना, हाँ, इमोशन के भावना लिए से मैम। इस्तेमाल होता है संवेग शब्द। जी और यहाँ चूंकि कल्पना की बात हो रही, शायद इसलिए संवेग लिया, नहीं तो भावना ही कहते। हमारे संगीत शास्त्र में तो भावना ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कवियों के पास संवेग संचार। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कलाएं स्थिर नहीं है। मूर्तिकार और चित्रकार की समान ये स्थिर कला नहीं है। ललित कलाओं में भी ये वर्ग कैसा है? गतिशील कलाओं का है। कैसी कलाएं हैं? गतिशील कलाएं। गतिशील। और एक गतिशील कलाओं में भी संगीत और ऊपर चला जा रहा है कि केवल नाद से व्यक्त होने वाला, ध्वन्यात्मक नाद, वर्णात्मक नाद से व्यक्त होने वाला है, और बल्कि जो वर्णात्मक भी छूट जाता है, केवल ध्वन्यात्मक रह जाता है, केवल ध्वन्यात्मक नाद रह जाता है। तो ये जो गतिशील करा है, तो इनके माध्यम से संवेग को कैसे, संवेग संचार की कल्पना की प्रधानता कैसे, बहुत प्रधान, बहुत लंबे समय तक प्रधान। जब तक गाते हैं, जब तक बजाते हैं, तब तक उसका संचार बना रहता है, तभी अच्छी प्रस्तुति होती है, तभी अच्छी प्रस्तुति होती है। तो ये संवेग यहाँ क्या है? क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, प्रेम, हर तरह के किसी भी प्रकार के मनोभावों को, किसी भी प्रकार के मनोभावों को के संचरण की जो कल्पना है, उसकी प्रधानता रहती है संगीत वालों के पास और कवियों के पास भी, और कवियों से भी ऊपर। क्योंकि कवियों के पास जितने देर तक का वो रहता है, वो शब्द उतने ही बने रहते हैं। कविता चल रही, हमको अर्थ समझ में आ रहा, हम आनंद ले रहे हैं, हम वाह वाह कर रहे हैं, और कहीं उसका कोई भाव हमसे जुड़ गया तो बहुत हृदय से आहा वाह 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 हम करते रहते हैं। लेकिन संगीत के पास तो शब्द भी छूट जाता है। हाँ, केवल ध्वनि के, केवल नाद की व्यंजना शक्ति ही होती है जो हमें इनको पहचानने में, इनको समझने में, इनको अनुभूत करने में, हमारे ऊपर उसके कलाकार के भाव संप्रेषण के लिए केवल ध्वनि रह जाती है। तो ये बहुत, यहाँ कल्पना का क्षेत्र बहुत बड़ा चाहिए। तो ये क्या हो गया? सौंदर्य का, सौंदर्य शास्त्र का, सौंदर्य के का पहला प्रमुख मुख्य तत्व कल्पना। समझ में आया? जी मैम। प्रसन्नता, खुशी, क्रोध, उदासी, ये एक क्या है? संवेग एक जटिल, इसको एक और शब्द क्या कह सकते हैं? एक जटिल भावात्मक अनुभव है, उसको संवेग शब्द इस्तेमाल किया। वही है, इमोशंस है। मनोविज्ञान वाले संवेग कहते हैं, हम उसको भावनाएं कहते हैं, अंग्रेजी में इमोशंस कहते हैं। तो प्रसन्नता, खुशी, क्रोध, आवेश, उदासी, प्रेम। एक और शब्द से इसको कह सकते हैं कि मनुष्य की एक ऐसी गतिशील अवस्था, कहेंगे मनुष्य की एक ऐसी गतिशील अवस्था जो स्वयं व्यक्ति को भावनाओं के रूप में प्रतीत होती हो, जो स्वयं व्यक्ति को भावनाओं के रूप में प्रतीत होती हो, ऐसा इसको कहेंगे संवेग का कल्पना, ऐसी कल्पना। क्लियर है? जी अगला मैम। आता है बिंब। अगला है बिंब। बिंब। ललित कलाओं के प्रमुख तत्वों में बिंब बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिंब का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंब विधान कला का क्रिया पक्ष है जो कल्पना से उत्थित होता है, यानी उठता है।
कल्पना से चित्र बनता है। कैसे इसको बताया जाए, कल्पना से उठने वाला बिंब कैसे तैयार हुआ? आपने एक राग ले लिया, राग मल्हार ले लिया, मियां मल्हार ले लिया। अब उसमें हमारी कल्पना से हमने उसका क्या किया, पुनरावाहन उसका किया कि राग मल्हार का कैसा रूप, जो कुछ भी हमने दीक्षा शिक्षा के द्वारा सीख रखा है, श्रवण के द्वारा सीख रखा है, उसको हम पुनरावाहन करते हैं, उसको चित्त में लाते हैं। फिर क्या करते हैं, अब एज इट इज तो नहीं व्यक्त करते, उसको चित्त में लाते हैं। आलोक, जी उसको मैम। चित्त में लाए और चित्त में लाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पुनः उसका एक हम बिंब बनाते हैं कि अब इसको हम इस ढंग से प्रकट करते हैं। कुछ भी नया नहीं है अगर देखा जाए, मियां मल्हार में वही स्वर लगेंगे, मियां मल्हार में आने जाने में बदल नहीं दिया जाएगा कि मारे पा की संगत की जगह हम गारे पा कर दे, ऐसा तो कुछ नवीन नहीं करते, सब कुछ वही रहता है। तो वो पुनरावाहन के बाद अपना एक नया बिंब तैयार करता है, जो बंदिश लेता है उसमें कुछ अपने भावों को जोड़ता है और एक नया बिंब तैयार करके अपनी कल्पना से एक निकालता है, एक बिंब उत्थित होता है, मतलब उठता है कल्पना से, उसके एक बिंब तैयार करता है। तो जो कल्पना से बिंब का जो आविर्भाव होता है और इसी बिंब से फिर बाद में प्रतीक बनते हैं, प्रतीक तैयार होते हैं। तो जब कल्पना मूर्त रूप धारण कर लेती है तब बिंबों की सृष्टि होती है। पहले वो मियां मल्हार की कल्पना कर लेता है और कल्पना करके एक तैयार कर लेता है रूप, ये है, ऐसा ऐसे जाना है, ऐसे आना है, ऐसे इसका रूप है, यूं होना चाहिए। तब वो क्या करता है, फिर बिंबों की सृष्टि करता है, यहाँ ऐसा करेंगे, हम पूर्वार्ध में ऐसा करेंगे, उत्तरांग में ऐसा करेंगे। अब बिंबों की जो चित्र उसने तैयार करे मल्हार के, उनकी सृष्टि होती है। और जब बिंब किसी निश्चित अर्थ में निर्धारित हो जाते हैं तब उन बिंबों से प्रतीकों का निर्माण करता है। फिर वो कहता है कि देखो पूर्वांग में इनमें हम इन इन अलंकरणों के प्रयोग से इसको ऐसे प्रकट कर देंगे, इसका ऐसे हम चिन्हित कर देंगे, इसको ऐसे हम बनाएंगे, हम मध्य में जब जाएंगे तो इसको ऐसे लेंगे। तो वो पूरी क्रिया उसकी कल्पना से प्रेरित होकर के बिंब और बिंबों के चित्रों के निर्माण के बाद प्रतीकों को किस प्रकार से वो निर्मित करता है। तो कला का विवेचन की तात्विक दृष्टि से बिंब क्या हो गया, कल्पना और प्रतीक का मध्यस्थ हो गया। कल्पना के माध्यम से बिंब बने और जब बिंब तैयार हो जाते हैं तब प्रकट होता है, तब उसका रूप प्रकट होता है। तो जब कलाकार अपने अमूर्त मर्म को, अमूर्त मतलब जिसको रूप नहीं दिया गया है, ऐसे मर्म को संवेगों की यथा तथ्य अभिव्यक्ति के लिए जो उसके पास तथ्य हैं, उपकरण उपस्थित हैं, उनके द्वारा अभिव्यक्ति के लिए बाह्य जगत से ऐसी वस्तुओं को कला के फलक पर इस रूप में उपस्थित करता है, ऐसे रूप में वो उपस्थित करता है कि हम उनके भावन से, हम उनके बार बार प्रयोग से, भावन याद आ रहा है, भावन भावना भावन। बताई थी ना, हाँ, जी मैम। ऐसे घर्षण से, घिसने से, बाहर उनके, हम उनके भावन से वैसे ही मर्म संवेग की प्राप्ति कर सके जिससे कलाकार पहले ही गुजर चुका है। और जिस अनुभव से वो गुजर चुका था, उस गुजरे हुए अनुभवों से उसने, अब अनुभूतों से अपने जो कुछ भी हमें दिया, उनको हम उन भावन से, बार बार उनके भावन से हम वैसी ही अनुभूति कर पाते हैं। तो काव्य के विचारकों ने बिंब को मात्र केवल शब्दाश्रित कहा है। क्योंकि क्यों कहा, क्योंकि उनके लिए शब्द ही है, वो जी तो मैम। शब्दों से ही उनको बिंब बनाना है। हमारे पास ध्वनि है, हम अपनी कल्पना से ध्वनि के द्वारा एक अलग चित्र बनाएंगे, उससे रूप खड़ा करेंगे। तो बल्कि बिंबों का विभाजन इंद्रिय बोध के आधार पर करना अधिक न्याय संगत है। बिंबों का विभाजन इंद्रिय बोध के आधार पर, जिसको जब जैसे बिंब की आवश्यकता है, किस प्रकार से किस इंद्रिय को कैसे क्या बोध कराना है, उसके आधार पर उसको माना जाएगा, बिंबों का स्वीकार किया जाएगा। अब अगला है प्रतीक। सौंदर्य शास्त्र का तीसरा तत्व है प्रतीक। प्रतीक। है, अब हम ये सोच रहे हैं कि प्रतीक और ताल का दर्शन परक ये हम कल कर दें, कि करें थोड़ा सा भी, कर लें थोड़ा।
कर लीजिए प्रतीक, ज्यादा जी लंबा मैम, चैप्टर कर लीजिए मैम। हाँ मैम, ज्यादा हम लंबा है कर क्या लीजिए, प्रतीक? प्रतीक बता दीजिए अभी। हाँ, प्रतीक बता दें तो एक साथ हो जाएंगी तीनों चीजें। जी जी मैम। मैम। हाँ, तो प्रतीक की क्या है? प्रतीक और प्रतीकवाद पर सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण के अलावा दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री विभिन्न दृष्टियों से इस पर विचार किया गया है। अलग अलग दृष्टियों से विचार किया, जैसे अभी हमने बताया ना कि संवेग शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन संवेग मनोविज्ञान में इमोशंस के लिए संवेग होता है इस्तेमाल, उसी तरह यहाँ पर भी। तो प्रतीकवाद पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने वालों में A.N. व्हाइटहेड का विशेष नाम आता है। इन्होंने प्रतीकों की चर्चा में कहा कि जिसके अंतर्गत, अब ये थोड़ी स्थूल लग रहा है हमें, लग क्या रहा है, उनकी दृष्टि होगी, समझे शायद। और तो उन्होंने क्या कहा इसकी चर्चा में कि जिसके अंतर्गत, ध्यान दीजिए, शब्द, मुद्रा, भाषा एवं संपूर्ण वाग्मय प्रतीक के क्षेत्र में पड़ते हैं। इनके द्वारा माने मुद्राएं, प्रतीक, लोग कहते हैं ना प्रतीक चिन्ह, प्रतीक रूप में, भाषा का प्रतीक, शब्दों का प्रतीक, तो ये इसके अंतर्गत उन्होंने चीजों को लिया। शब्द, मुद्रा, भाषा और संपूर्ण वाग्मय प्रतीक के क्षेत्र में इनके पड़ते। तो प्रतीकों का उस बोध प्रत्यक्ष से घनिष्ठ संबंध उन्होंने बताया जिसको कहते हैं सेंस परसेप्शन। प्रतीकों के द्वारा प्रेषित अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहीता, जो हमने जैसे रागों का ही है, हम बार बार रागों का ही उदाहरण देते हैं कि शायद हम कुछ समझा पाए। तो अपनी प्रतीकों के द्वारा प्रेषित जो अर्थ है उसको भिन्न भिन्न ग्रहीता अपनी अपनी सूझबूझ, शक्ति और दीक्षा और योग्यता के अनुसार अलग अलग ढंग से विविध विविध मात्रा में, अलग अलग मात्रा में समझते हैं। तो जैसा जिसकी शिक्षा होगी, शिक्षा दीक्षा होगी, और जैसा जिसकी प्रज्ञा, उसी प्रज्ञा ने जैसा स्टोर किया होगा, उस प्रज्ञा को जितना स्ट्रॉन्ग किया होगा अभ्यास के द्वारा, तो उन प्रतीकों से जो कुछ भी भेजा जा रहा है, तो ग्रहीता भी अपने उसी रूप में उसको स्वीकार कर पाएगा। प्रतीकों के माध्यम से भी, ये नहीं कि जैसा हम मल्हार व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें वो जो मल्हार है वो अमुक का ना सही, हमको अमुक दूसरे कलाकार का ज्यादा बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रभावशाली लगा, किसी को उसमें नहीं समझ में आई चीज, तो वो अपनी अपनी सूझबूझ और शक्ति और क्षमता के अनुसार ग्रहीता उसको ग्रहण करता है। अतः अनेक बार ग्रहीता प्रतीक को उस अर्थ में ग्रहण कर लेता है जो प्रयोक्ता को अभिप्रेत ही नहीं था। यहां पर हम चित्र की शायद तुलना दें तो ठीक होगा कि जो चित्र बनाया है किसी चित्रकार ने, उसमें वो जो कहना चाह रहा था, अब वहां शब्द तो है नहीं उसके पास, तो उसको चित्र से ही कहना है। तो जो उसने अपने मन में, अपनी कल्पना में जो चित्र बनाया था, उसमें जो नहीं कह सकता शब्दों में, उसको भी कहीं उसने डाल दिया। जो ऐसे कुछ भाव हैं उसके, जो नहीं कहना चाह रहा था, उसको भी उसने डाल दिया। लेकिन देखने वाला तो कह रहा है, यार इसका हाथ यहाँ कमर के पास से हाथ क्यों निकला, या इसकी आंख एक यहाँ पर है, एक थोड़ा नीचे क्यों है। मॉडर्न आर्ट में होता है ना कि जी एक आंख यहाँ बनी हुई है, तो उसको मॉडर्न यस आर्ट मैम। कह देते हैं। उसको मॉडर्न आर्ट कहते हैं, अरे एक आंख यहाँ बनी, एक आंख का ऊपर कुछ हो गया है। और जो बड़ी सुंदरता से जो बनी होती है उसको, वो हमें ज्यादा आकृष्ट करती है। और जो इस तरह से होती है कि जो मॉडर्न आर्ट के नाम पर कि यहाँ कुछ टेढ़ा ये दिख रहा है, अब पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है भेजने वाला, जिसने बनाया है चित्रकार ने, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। तो हम केवल वहां रंगों का आनंद लेकर के, अब कोई कोई पेंटिंग किसी को कैसी भा जाती है कि लाखों में बिक जाती है। उसने क्या देखा उसमें, क्या जो प्रमाता था, चित्रकार था जो भेज रहा था, क्या वही उसने ठीक ग्रहण कर लिया जो उसने लाखों में ले ली, उस पेंटिंग को लाखों में ले लिया, क्या ग्रहण कर लिया उसने, क्या पा लिया उसमें। तो उनका ग्रहीता प्रतीक को उस अर्थ में ग्रहण कर लेता जो प्रयोक्ता को अभिप्रेत नहीं था। अब जो अभिप्रेत नहीं था, हो सकता है उसमें वो उतना ना कह रहा हो, जैसे मोनालिसा की तस्वीर है।
मोनालिसा की तस्वीर के किस क्षण को उसने कैद करके वैन गॉग ने बना दिया? अब ये हमारी भूल हो सकती है, वैन गॉग ही है शायद, किस या ये बताएंगी, शुभम बताएंगी। तो उसने क्या मानकर उसको ग्रहण किया, लेकिन उसमें मान रिसर्च हुई चली जा रही है कि उसका चित्र क्या है, उसमें कौन सा भाव है। अब जो चाह रहा था वो तो लिया, या जो नहीं चाह रहा था, जो प्रेषित करना चाह, उससे ज्यादा ही ले रहे हैं, ज्यादा ही समझ रहे हैं। ये प्रयोक्ता जो था उसको विपरीत नहीं था, उसको केवल एक ही चीज वो कुछ डालना चाह रहा था, लेकिन लेने वाले ने उस अर्थ में ना सही और अलग अलग कई अर्थों में उसको ग्रहण कर लिया। तो लैंगर ने इस बात को प्रतीक सृष्टि में, लैंगर ने इसको बताया कि प्रतीक सृष्टि में 4 पक्षों को अनिवार्य माना है। प्रतीक को सृष्टि में 4 पक्षों को लैंगर ने अनिवार्य माना है। आश्रय, आलंबन, वस्तु और धारणा। वस्तु और धारणा प्रतीक के तात्विक उपादान हो गए, ठीक है। स्थूल वस्तु और धारणा तात्विक उपादान हो गए, और आश्रय और आलंबन प्रतीक के भावन पक्ष से संबंधित हो गए। समझ में आ रहा है? स्थायी भाव आलंबन जो है वो प्रतीक क्या है, भावन पक्ष से संबंधित हो गए। 4 चीजें हो गई, आश्रय, आलंबन, वस्तु और धारणा। तो वस्तु और धारणा प्रतीक के तात्विक उपादान है। जो वस्तु है, जैसी कल्पना बनी वैसी उस वस्तु से उसका प्रतीक तैयार होता है। और आश्रय और आलंबन क्या है, वो भावना पक्ष से जुड़े हुए हैं, जो आधार है, जिसने उसको अनुभव किया है और बार बार उसका भावन किया है, ये उससे जुड़ी, उस ढंग से जुड़ करके उसको वो वैसा प्रतीक प्रकट कर पाए। ये हुआ प्रतीक। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक बार अगर समझने की इसको कोशिश करें तो कहते प्रतीक क्या है, अवचेतन मन में पड़ी हुई इच्छाओं, कुंठाओं और दमित वासनाओं की छद्म अभिव्यक्ति है। ये तो थोड़ा हमें नहीं समझ में आया। प्रतीक क्या है, अवचेतन मन माने सबकॉन्शियस माइंड में जो हम प्रकट नहीं करते। हम तो ये मानते हैं, हम तो क्या इसको हम मानते ही हैं कि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं, बहुत सारी ऐसी कुंठाएं अवश्य होती हैं, तो उनको दमित करके, दमित वासनाओं की वो कहते हैं छद्म अभिव्यक्ति है, माने उनको छिपा करके, उनको दमन करके दूसरा कुछ अभिव्यक्त करते हैं। ये जरा हमें वो नहीं लगा। दूसरा एक है, छद्म अभिव्यक्ति में व्यर्थ ही सब नहीं होता, उनके समुचित विश्लेषण करने पर निश्चित धारणाओं और निश्चित विचारों का भी पता चलता है। ये तो क्लियर है। तो प्रतीक सदा ही विभिन्न प्रकारों के आसंगों और संवेग संदर्भ से संश्लिष्ट रहते हैं। तो इन्होंने कहा प्रतीक क्या है, हमेशा हमेशा ही आसंगों माने जो उसको प्राप्त होता है, जो दिया जाता है अंदर के भावों से प्राप्त होता है, और संवेगों के संदर्भ जो बाहर से लेता है वस्तु तथ्य, और संवेग जो उसके अपने संवेग हैं उनसे संश्लिष्ट रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं, मिले जुले रहते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ही सभी देशों में, सभी जातियों की पौराणिक कथाओं में, सभी देशों की संस्कृतियों में, धर्म के निर्देशनों में इन प्रतीकों का अलग अलग महत्व रहा है। क्लियर है कि बताएं? क्लियर है? इन प्रतीकों के माध्यम से हमारे भगवान, हमारे देवता, हमारी संस्कृति, हमारे कथन, हमारी कथाएं, हमारा संगीत किस किस ढंग से हम अलग पाते हैं। अलग अलग देशों का अलग अलग होता है ना। जी मैम। यस मैम। इसके कारण, इन्हीं सब चीजों के कारण, कैसे, संवेग के कारण, हमारे संवेगों के कारण, और आसंग जो हमारे साथ की बाहरी जो चीजें जिनसे हम उनको प्राप्त करते हैं, इसके कारण ही हमारे चाहे धर्म का निर्देशन हो, हमारी संस्कृतियां हो, हमारी पौराणिक कथाएं हो, और हमारी नहीं, हर देश, हर जाति की, सबकी इन प्रतीकों के कारण ही वो भिन्न होती हैं। तो इन प्रतीकों का इन सभी चीजों में बड़ा महत्व रहा। इसको बस करें क्या? मैम बता दीजिए, पूरा इसको कर दीजिए। खत्म ही कर दे तुम्हारे मन से तो आज। जी मैम। मैम संगीत कल भी कला को बता, हाँ,
मैम कल भी बता सकती हैं। इतना है कि अभी इसको ही लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, आज वाला लेक्चर। अगर आपको लग रहा है हाँ, तो तो कल। ये थोड़ा-सा बस ये आना है, संगीत थोड़ा क्या है 20-25 मिनट तो लग ही जाएँगे, तो मेरे लिए भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा बेटा, ठीक है मैम, फिर कल बताइए। मैम कल बता है दीजिएगा। ना? जी जी मैम। मैम। या जल्दी-जल्दी कहो तो लपेट दें, नहीं, नहीं नहीं, मैम, नहीं, लपेटिए नहीं, मत। नहीं मैम, जल्दी-जल्दी मत करिए। ये ठीक नहीं आराम से रहेगा, बता दीजिए। तो कल कर लेंगे। और ताल का दर्शन परक अनुशीलन, संगीत में ताल तत्व का दर्शन परक अनुशीलन, ये दोनों हो जाएँगे कल। बहुत ओके मैम। जी बड़ा मैम। नहीं है ताल, तो वो हो जाएगा। अब बस इसमें हमको केवल फ्राइड के अनुसार बताना है कि प्रतीक क्या है। फ्राइड की वैसे हमको बहुत थ्योरी से माने हम उससे वो नहीं रखते, बड़ा ताल्लुक नहीं रखते ज़्यादा, लेकिन उनका बता देंगे। और संगीत कला में इसको लेकर के कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा-सा इसकी बात कर देंगे, नाद क्या है, संगीत में क्या है, इसका आस्वादन कैसे है, इसकी बात करके फिर खत्म कर देंगे। थोड़े 15-20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट, कल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है मैम। जी मैम। चल, ठीक है बेटा। ठीक है मैम, ओके प्रणाम मैम। मैम। नमस्ते खुश मैम। रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।